ये इश्क नहीं आसा, साया एक श्राप का। एपिसोड नंबर 9। अब तक आपने पढ़ा। जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। रुद्राक्षी पार्टी में आ चुकी है और पार्टी में अब हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी हैं। किसी को तमाशे का इंतज़ार है तो किसी को खुशियों के पल का। पर हो चुकी है बहुत बड़ी गड़बड़। आशीष ने रुद्राक्षी को वो कहकर बुलाया है जो रुद्राक्षी सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्या होगा रुद्राक्षी का रिएक्शन और क्या ये पार्टी बनने वाली है तमाशे का अड्डा? चलिए जानते हैं अब आगे। आशीष ने जब रुद्राक्षी को मिसेस राठौर कहकर बुलाया तो सब एकदम चुप हो गए। आसपास माहौल एकदम से थोड़ा सीरियस हो चुका था। वहीं जब आशीष ने ये सब कुछ सीरियस होता देखा तो वो भी थोड़ा घबरा गया। वहीं कामिनी जी तो इसी बात से खुश थी क्योंकि अब तो असली तड़का लगाने वाला था। वो जानती थी कि रुद्राक्षी का आना पार्टी में कोई नया तमाशा लेकर आएगा, इसलिए अब वो बस इस इंतज़ार में थी कि रुद्राक्षी गुस्से से फट पड़े और आशीष जी पर बरस पड़े, क्योंकि आशीष जी ने बिना सोचे समझे रुद्राक्षी को उस नाम से पुकारा है जिस नाम से रुद्राक्षी को सबसे ज़्यादा नफरत है। भले ही दुनिया के लिए ये रिश्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर असलियत तो घर वाले जानते ही थे कि रुद्राक्षी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। ये बात कामिनी जी भी बहुत अच्छे से जानती थी, पर वो इस मामले से थोड़ा दूर रहती थी क्योंकि उन्हें पता था अगर वो इस मामले में इन्वॉल्व हुई और अगर उन्होंने रुद्र और रुद्राक्षी को अलग करने की कोशिश की तो कहीं इससे उनकी पोती का रिश्ता ना टूट जाए, जो कि बड़ी मुश्किल से आशुतोष राणा की माँ और पिता के ज़बरदस्ती करने से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आशुतोष तो ये शादी करने के लिए कभी राजी था ही नहीं, पर जब से रुद्राक्षी की शादी रुद्र से हुई है और ये बात आशुतोष को पता चली है तो थक हार के उसे शादी करनी पड़ी। वहीं जब आशुतोष की नज़रें रुद्राक्षी पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो इस बार कुछ ऐसा करना चाहता था जो किसी ने ना सोचा हो। वो बस रुद्राक्षी के साथ किसी भी तरीके से हमबिस्तर होना चाहता था। शादी होते ही थोड़े बहुत एंजॉयमेंट चाहता था। उसे पता था कि रुद्र और रुद्राक्षी को एक दूसरे का साथ बिल्कुल पसंद नहीं है और दोनों ही एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। आशुतोष यही बात सोचकर खुश हो रहा था कि रुद्राक्षी को किसी की ज़रूरत तो है और ऐसे में अगर वो उसका हमदर्द बन जाए तो वो भी खुश रहेगा और उसकी शादीशुदा लाइफ भी चलती रहेगी। अब बस उसे रुद्राक्षी को किसी भी तरीके से अपनी बातों में उलझाना था, जिसमें तो वो माहिर था। पर रुद्राक्षी उसकी बातों में आएगी या नहीं ये तो सिर्फ वक्त जानता है। अचानक वहां पर हुए माहौल को देखकर रुद्राक्षी थोड़ा सीरियस हो गई। आशीष रंधावा थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपनी उस घबराहट को अपने चेहरे पर शो नहीं होने दिया और धीरे से रुद्राक्षी की तरफ देख कर वो बोला। आशीष बोला, सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल मैंने बस सुना कि अद्वैत और तुम और मिस्टर रुद्र आपस में जीजा साली हो, तो मुझे लगा तुम्हारी बहन की शादी। इतना कहकर आशीष थोड़ा चुप हो गया। वो समझ गया था कि उसने शायद कुछ गलत बोल दिया है। तभी रुद्राक्षी उसके मूड को हल्का करते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, आप मुझे रुद्राक्षी ही बुलाएं। कभी कभी कुछ नाम बहुत भारी लगते हैं और कुछ रिश्ते भी, तो फिलहाल के लिए आप मुझे रुद्राक्षी ही बुलाएं मिस्टर रंधावा। ये सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए बोला, तो ठीक है, अगर मैं आपको रुद्राक्षी बुलाऊंगा तो आपको भी मुझे मिस्टर रंधावा नहीं आशीष बुलाना होगा। कैसा है? रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। तो वहीं किसी और को तो कुछ कहना ही नहीं आया। आशीष थोड़ा झेप गया था, इसलिए वो वहाँ से माहौल हल्का करने के लिए सभी को एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से चुपचाप चला गया। आशीष के जाते ही रुद्राक्षी बाकी सब की तरफ देखने लगी और सभी की तरफ देख कर बोली। रुद्राक्षी बोली, क्या हुआ आप सबको? आप सब लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? पार्टी का माहौल है, पार्टी एंजॉय करो। पापा, मैंने सुना है कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रहे थे। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? ईशा बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पापा जी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं। तभी रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाभी, अब हम दोनों है ना, जब 2 डॉक्टर्स एक साथ होंगे तब जाकर पापा की ज़िद पूरी ना होने के बजाय हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तभी अतुल जी उन दोनों की तरफ देखकर बोले। अतुल जी बोले, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, पहले एक डॉक्टर थी, अब 2 डॉक्टर्स मेरे सर पर आकर खड़ी हो जाएंगी। तभी ईशा बोली, तो आप टाइम से दवाइयाँ खा लेना पापा जी। इतना सुनकर अतुल जी मुस्कुराने लगे। तो वहीं रुद्राक्षी भी सभी को एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से दूसरी ओर चली गई। बाकी सब लोग रुद्राक्षी को ही जाता हुआ देख रहे थे। सभी घर वाले इस बात से खुश थे कि रुद्राक्षी पार्टी में आई, क्योंकि जब एक रात पहले रुद्राक्षी से अद्वैत की बात हुई थी तो रुद्राक्षी ने किसी काम का कारण देकर पार्टी में आने से इनकार कर दिया। पर अचानक पार्टी में सबको सरप्राइज देकर पहुंचना सबके लिए अचंभित सा था, पर सब खुश थे। पार्टी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। जब काफ़ी कम मेहमान वहां बचे थे तो रुद्राक्षी जूस काउंटर पर हाथों में जूस लिए बैठी सभी को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी आशीष, जो कि काफ़ी देर से रुद्राक्षी को ऑब्जर्व कर रहे थे,
वह रुद्राक्षी के पास आया और इस समय सभी लोग अपने अपने में व्यस्त थे, तो किसी को भी ये नहीं दिखा कि रुद्राक्षी और आशीष दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। रुद्राक्षी को यूं अकेला देख जब आशीष जी उसके पास आकर बैठे तो उन्होंने देखा कि रुद्राक्षी अभी भी चुप बैठी हुई है। इसलिए सामने से बातचीत शुरू करते हुए आशीष रुद्राक्षी की तरफ देखकर बोला। आशीष बोला, पार्टी में इतना शोर होने के बावजूद भी आप शांत बैठी हुई हैं मिस प्रताप, इससे एक बात पता चल गई है। तभी रुद्राक्षी बोली, आप कब आए मिस्टर रंधावा? तभी आशीष बोला, बस अभी अभी, जब आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी रुद्राक्षी बोली, कभी कभी चुप रहना ज़्यादा अच्छा होता है। आशीष बोला, हाँ चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन अपने अंदर के शोर को दबा कर रखना ज़्यादा खतरनाक होता है मिस प्रताप। तभी रुद्राक्षी बोली, कभी कभी कुछ देर की चुप्पी आपके आने वाले समय का इशारा भी हो सकती है। तभी आशीष बोला, तो क्या सोच रही हैं आप? तो ये किस चीज़ का इशारा है? रुद्राक्षी बोली, किसी चीज़ का नहीं, वो सब छोड़िए, आप बताइए आपको पार्टी में कैसा लग रहा है? आशीष जी बोले, मुझे अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, पर आपके भाई ने कर दिखाया। तभी रुद्राक्षी बोली, भाई अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं। तभी आशीष बोला, पर मैंने सुना है डॉक्टर बिजनेसमैन से ज़्यादा पर्टिकुलर और टाइम के पंक्चुअल होते हैं। तभी रुद्राक्षी बोली, बातें बनाने में आप बेहद एक्सपर्ट हैं। तभी आशीष बोला, सिर्फ बातें बनाने में नहीं, बिजनेस चलाने में भी एक्सपर्ट हूँ मैं। रुद्राक्षी ये सुनकर बोली, तो बताइए यहाँ पर किस काम के लिए आए हुए हैं आप? क्योंकि ना तो मैं बिजनेसमैन हूँ और ना ही मुझे बातचीत करने में इंटरेस्ट है। तभी आशीष बोला, इंटरेस्ट तो धीरे धीरे आता है मिस प्रताप। आप अपने आप को मिसेस राठौर कहने से मना किया है, तो रुद्राक्षी कहने का भी मेरा मन नहीं है, तो अब मैं आपको मिस प्रताप कहूँगा। रुद्राक्षी बोली, अच्छा ठीक है। आशीष जी ने हाँ में सर हिलाया और ये सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्राक्षी अपने इमोशंस को दिखाना नहीं चाहती थी। तभी आशीष उसकी तरफ देखकर बोला। आशीष बोला, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगती हैं आप। रुद्राक्षी बोली, पर ज़्यादा मुस्कान भी अच्छी नहीं होती। आशीष जी बोले, पर किसी किसी के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे कि आपके चेहरे पर। रुद्राक्षी बोली, मैं आपसे बातों में नहीं जीत सकती मिस्टर रंधावा। आशीष बोला, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए हारने को भी तैयार हैं। तभी रुद्राक्षी बोली, अच्छा और क्या क्या हार चुके हैं आप? आशीष बोला, जैसे कि अपना दिल। ये सुनकर रुद्राक्षी मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, बातें बनाने में वाकई बहुत एक्सपर्ट हो आप, पर फ्लर्ट करने में नहीं। पर यहाँ आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स काम नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे फ्लर्ट करने में और फ्लर्ट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी आशीष जी बोले, इंटरेस्ट तो धीरे धीरे जागता है, आप मौका देकर देखिए। ये सुन रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए चेयर से उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, बाय एंड गुड नाइट मिस्टर रंधावा। इतना कहकर रुद्राक्षी बिना उसकी तरफ देखकर वहाँ से हल्का मुस्कुराते हुए चली गई। वहीं रुद्राक्षी को यूं मुस्कुराते हुए जाता देख आशीष रंधावा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आशीष रुद्राक्षी को जाता हुआ देख रहा था, इसलिए वह भी मन ही मन में खुद से बोला। आशीष बोला, अपनी मुस्कान के पीछे काफ़ी दर्द छुपा कर चल रही हैं आप। मौका दे एक बार तो आपके इस दर्द का मरहम बनना चाहूँगा मैं। दिल में घर कर गई है आपकी ये मुस्कान। अब तो आपके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर असल बात क्या है। क्यों इतने सुंदर से चेहरे पर उदासी छिपी रहती है? क्यों झूठी मुस्कान लिए सबसे बातचीत करती फिरती हैं आप मिस रुद्राक्षी प्रताप सिंह या फिर मिसेस रुद्राक्षी सिंह राठौर? क्या है आपकी असलियत? जानना होगा मुझे और मैं सच जान के रहूँगा। इतना कहकर खुद से ही मन में बात करके आशीष जी वहाँ से चले गए। तो वहीं कोई और भी था जिसकी निगाहें रुद्राक्षी आशीष पर कंटिन्यूस थी। वह कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, जो कि आशीष और रुद्राक्षी को बात करता देख अंदर ही अंदर बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा था। रुद्राक्षी को यूं आशीष से मुस्कुराते हुए बात करता देख और लास्ट में रुद्राक्षी को यूं मुस्कुरा कर जाता देख तो रुद्र के सीने में आग धड़कने लगी। वह धीरे से उस तरफ गया जहां रुद्राक्षी खड़ी थी। उसे बस एक मौके की तलाश थी और रुद्र को वो मौका जल्द ही मिलने वाला था, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पर वो रुद्राक्षी से क्यों मिलना चाहता है और क्या बातचीत करना चाहता है? क्या रुद्राक्षी बिना किसी तमाशे के रुद्र से बात करेगी या फिर एक बार होती है तकरार रुद्र और अद्वैत के बीच में?
अद्वैत जो कि बिल्कुल नहीं चाहता कि रुद्र उसकी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखे, तो वही रुद्र बनाकर बैठा हुआ एक प्लान, रुद्राक्षी की से आमने सामने बातचीत करने का। रुद्र दूर से ही आशीष और रुद्राक्षी के बीच हंसते मुस्कुराते हो रही बातचीत को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे उन दोनों के बीच की नज़दीकियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो रुद्राक्षी से अकेले में बात करने का एक मौका देख रहा था और उसे जल्द ही वो मौका मिला। जब सभी लोग पार्टी खत्म होने के बाद जाने की तैयारी में थे, तभी रुद्र ने मौका देखते ही वेटर से रुद्राक्षी को बुलावा भेजा। तो वहीं रुद्राक्षी को यही लगा कि शायद उसका कोई जान पहचान वाला उसे बुला रहा है, इसलिए वो अद्वैत को थोड़ी देर में आएगी कहकर वहां से चली गई। वहीं अद्वैत घर वालों को लेकर घर के लिए निकल गया। रिद्धि रुद्राक्षी का साथ देने के लिए पार्टी में ही रुकी थी, इसलिए अद्वैत भी निश्चिंत था कि रुद्राक्षी और रिद्धि आपस में एक साथ घर आ जाएंगे। कामिनी जी भी गुस्से से ही लड़ झगड़ कर आखिरकार चली ही गई। पार्टी का माहौल तो उन्हें वैसे भी खराब करना था, इसलिए जाते जाते ही उन्होंने अतुल जी से काफ़ी बुरी तरीके से लड़ाई कर दी कि अब उन्हें वह मान सम्मान नहीं देते और बाकी सब बातें, जिससे अतुल जी उनकी बात मानने को तैयार हो जाएं। लेकिन अतुल जी ने साफ इनकार कर दिया उनकी बात को मानने से। यहाँ तक कि अद्वैत ने भी कामिनी जी के साथ साथ सभी के सामने आशुतोष की कंपनी जो कि बैंकरप्ट होने वाली थी, ये बात भी कामिनी जी और बाकी सब लोगों को बता दी। ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए और सबको जोरदार झटका लगा, और सबसे बड़ा झटका कामिनी जी और उनके बेटे रक्षित को लगा। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि आशुतोष इस वजह से अद्वैत के साथ काम करना चाहता है। उन्हें तो ये लग रहा था कि आशुतोष बस अपनी कंपनी को और ज़्यादा तरक्की दिलाने के लिए अद्वैत के साथ काम करने के लिए मरा जा रहा है, पर असली वजह ये है, ये नहीं पता थी। वहीं आशुतोष भी ये इस बात सुनकर झेप गया था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसका सच इस तरीके से सबके सामने आ जाएगा। उसे जो थोड़ी बहुत उम्मीद अपने ससुर रक्षित से थी, वो अब उसके बिजनेस को सपोर्ट करेंगे, अब उसे वो उम्मीद टूटती हुई नज़र आ रही थी। खैर, आशुतोष अपने परिवार के साथ गुस्से से वहाँ से चला गया। वहीं कामिनी जी भी चली गई। अद्वैत भी अतुल जी, ध्रुव, ईशा को लेकर घर चला गया था। वामिका जी ईशा से लास्ट बार मिलना चाहती थी, इसलिए अद्वैत ने एक नज़र उन पर डालते हुए ईशा को वामिका जी से बात करने के लिए मनाया। इस बात से वामिका जी खुश हुई। वह अद्वैत से बात करके उसका धन्यवाद करना चाहती थी, लेकिन अद्वैत ने साफ इनकार कर दिया। अद्वैत ने बस उनकी तरफ देखते हुए जब ये कहा कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते ईशा से ये बोल रहा है, इसलिए उन्हें ज़्यादा क्लोज आने की ज़रूरत नहीं है, ये सुनकर वामिका जी का दिल टूट गया। वामिका जी समझ गई थी कि शायद अद्वैत उन्हें कभी माफ़ न कर पाए, पर अब वो सब सही करना चाहती थी। इसलिए जब अद्वैत ने ईशा से वामिका जी से बात करने को कहा, तो ईशा ना चाहते हुए भी वामिका जी से बात करने लगी। वामिका जी ने ईशा की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। वामिका जी बोली, ईशा बेटा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं बद्दे की आग में अपना ही घर जला बैठी। तभी ईशा बोली, अब क्या फ़ायदा माँ ये सब बात बोलने का, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। आपके इस बदले के चक्कर में आपकी बेटी हमेशा के लिए चली गई। मैं नहीं चाहती आपसे बात करना, बिल्कुल भी नहीं। वामिका जी बोली, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तू मुझसे बात ही नहीं करना चाहती ईशा? क्यों ईशा? ईशा बोली, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपसे बात करके मेरी बसी बसाई गृहस्थी में कोई तूफान आए। इतना कहकर ईशा चुप हो गई। वहीं वामिका जी की आंखों में आंसू आ गए। वामिका जी आंखों में आंसू लिए ईशा की तरफ हल्का बढ़ी और उन्होंने ईशा के हाथों को धीरे से अपने हाथों से पकड़ा और फिर कुछ बूंदें आंसुओं की बहते हुए बोली। वामिका जी बोली, मैं जानती हूँ ईशा, तुम मुझसे नफरत करने लगी है, पर बेटा मैं तेरी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, पर मैं उसकी माफ़ी मांग रही हूँ। अपनी माँ को माफ़ कर दे प्लीज़। तू इसके लिए जो कहेगी मैं वो करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी बेटी चाहती हूँ, इसके लिए तू जो सज़ा देना चाहेगी, तू जो चाहेगी, मैं वो करने को तैयार हूँ। तभी ईशा बोली, माँ, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती और अभी मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मुझे ये लगे कि मुझे आपको माफ़ करना चाहिए। वैसे भी ये समय मेरे लिए काफ़ी ख़ास है और मैं अपना ये कीमती समय यह सब सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। जैसे ही ईशा ने ये कहा तो वामिका जी थोड़ा हैरानी से ईशा को देखने लगी। वामिका जी बोली, मैं कुछ समझी नहीं तेरे कहने का मतलब, क्या खास है इस समय में? कुछ बात है क्या ईशा? ईशा ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर वामिका जी की तरफ देखते हुए बोली। ईशा वामिका जी से बोली, वैसे तो आपको बताने का कोई मतलब नहीं था, पर आप मेरी माँ हैं, मेरी जन्मदाता, तो ये जानना आपका हक बनता है। मैं चाह कर भी आपको ये जानने से वंचित नहीं कर सकती हूँ। तभी वामिका जी ईशा की तरफ देखकर बोली। वामिका जी बोली,
ऐसी क्या बात है ईशा जो तू मुझे बताना भी नहीं चाहती है? तभी वामिका जी ने जब ईशा से ये पूछा कि वह क्या बात है, तो ईशा ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगी और बोली। ईशा बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ माँ, बधाई आपको, आप नानी बनने वाली हैं। बस यही बात थी। कहते हैं जब एक लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी सास और उसकी माँ की होती है। शायद मेरे कुछ बुरे कर्म होंगे जो सास का सानिध्य मुझे नहीं मिला, और माँ ऐसी मिली जो होकर भी मर गई। जैसे ही वामिका जी ने ये सुना, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वामिका जी रोते हुए बोली, ऐसा तो मत कह ईशा, अपनी माँ को मरा हुआ क्यों कह रही है? अब तो तू भी माँ बनने वाली है, उस हिसाब से तुझे मेरी सारी परिस्थितियाँ समझनी चाहिए। ईशा बोली, और नहीं तो क्या कहूँ माँ, आपने जो हरकत की है उसके बाद आप मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। मैं चाहे जैसी भी माँ बनूँ, पर मैं हमेशा ये ध्यान रखूँगी कि मैं आपके जैसी नहीं बनूँ। वामिका जी बोली, मेरी जैसी क्या? क्या मैंने कभी तुझे प्यार नहीं किया, या मैंने कभी तेरी परवाह नहीं की, या तुझे तेरे उस जालिम पिता से नहीं बचाया? मैंने सिर्फ एक गलती की और तूने मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी। क्या तूने कभी गलतियाँ नहीं की? ईशा बोली, हाँ मैंने की होंगी गलतियाँ, पर कभी किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने की गलती नहीं की मैंने। अगर आपकी नज़र में मेरी और अद्वैत की शादी गलत है तो मैं मानती हूँ, मुझे आपको अपने प्यार के बारे में बताना चाहिए था। मेरी सिर्फ एक यही गलती है कि मैं आपको ये बात नहीं बता पाई कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और उस इंसान से शादी कर रही हूँ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छा हुआ मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर बता देती तो शायद जैसे भाई की ज़िंदगी आपके बदले की वजह से बर्बाद हो गई है, वैसे ही मेरी ज़िंदगी और मैं बर्बाद हो चुके होते। जैसे ही ईशा ने ये कहा तो वामिका जी बोली, मेरी गलती थी ईशा, मैं मान चुकी हूँ अपनी गलती को, पर अब मैं सब सही करना चाहती हूँ। देख अपने भाई को कैसा हो गया है वो, बेशक बताता नहीं है पर अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। उसे पछतावा है रुद्राक्षी के साथ किए गए गलत का। ईशा बोली, उन्हें पछतावा हो या ना हो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता माँ। मैं अभी आपसे बात करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने ये पल बहुत सुकून से जीना चाहती हूँ। हाँ मेरे पास सास नहीं है, माँ नहीं है, लेकिन मेरे पास और भी रिश्ते हैं। मेरे पास रिद्धि और रुद्राक्षी जैसी नंद है जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पापा जी मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है ये। बेशक अद्वैत ने जब मुझसे शादी की तो वो भाई से गुस्सा थे, लेकिन वो चाह कर भी आप लोगों का गुस्सा मुझ पर नहीं निकाल पाए। जानती हैं क्यों? क्योंकि उनमें इंसानियत जिंदा है। वो मुझसे प्यार करते हैं, सच्चा प्यार, जो शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि आप लोगों के अंदर बदले की आग है। इसलिए आप लोगों को यही लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ किसी स्वार्थ से जुड़ा है। इसलिए मैं आपसे कभी नहीं मिलना चाहती हूँ, ना आज और ना कभी भविष्य में। तभी वामिका जी बोली, ईशा मेरी गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दे बेटा मुझे और न अपने भाई को। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, ऐसा कोई रक्षाबंधन नहीं रहा जब तेरे भाई की कलाई सुनी रहे। माफ़ कर दे अपने भाई को। माफ़ नहीं कर सकती तो इस रिश्ते को तो निभा। वो तुझे कह नहीं पा रहा, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से डरा हुआ है कि क्या होगा अगर तू इस रक्षाबंधन पर उसे राखी बांधने नहीं आई तो। इस बात को सोच सोच कर उसका कलेजा फट रहा है। वो जता नहीं रहा है, पर मैं माँ हूँ, मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ईशा ने जब अपनी माँ की ये बात सुनी, लेकिन इस बारे में उसने कुछ नहीं कहा। बस चलती हूँ माँ कहकर ईशा वहाँ से चली गई। वहीं वामिका जी समझ गई कि वो ईशा के सामने कुछ भी क्यों ना कर ले, शायद उनके किए की माफ़ी कोई नहीं है। तभी वामिका जी वहाँ से आंखों में आंसू लिए मिस्टर सिसोदिया के साथ निकल चुकी थी। लेकिन अभी तो रुद्र और रुद्राक्षी का आमना सामना होना बाकी है, और इन दोनों के आमने सामने से इस कहानी में क्या नया मोड़ आता है ये तो सिर्फ समय जानता है, या फिर इस कहानी का लेखक। रुद्र और रुद्राक्षी दोनों ही इस समय एक कमरे में थे जहाँ रुद्र ने रुद्राक्षी को मिलने के लिए बुलाया था। रुद्राक्षी जब उस कमरे में पहुंची तो वहाँ रुद्र को देखकर वो थोड़ा हैरानी से देखने लगी। रुद्राक्षी जानती थी कि वेटर को जिस इंसान ने भेजा है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही होगा। वो रुद्र के इस मूव को समझ चुकी थी, या यूं कहो वो खुद भी रुद्र से बात करना चाहती थी। इसलिए जब वेटर ने उसे ये कहकर भेजा कि उसे कोई उसका जानने वाला बुला रहा है, तो रुद्राक्षी बिना किसी सवाल जवाब के चुपचाप वहाँ चली गई जहाँ रुद्र उसे बुला रहा था। जब वो वहाँ पहुंची तो रुद्र और रुद्राक्षी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। रुद्राक्षी की आंखों में इस समय ना कोई डर था और ना ही कोई इमोशन। आंखों में बस एक बेखौफी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस बार काफ़ी स्ट्रांग बनकर आई है। रुद्राक्षी को देख रुद्र ने बातचीत शुरू की और रुद्र बोला, अंदाज़ा नहीं था कि तुम आओगी। रुद्राक्षी बोली, कभी कभी जिस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है वो चीज़ ज़्यादा खतरनाक होती है। रुद्र बोला, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। रुद्राक्षी बोली, बस यही बात करनी थी क्या तुम्हें? रुद्र बोला, बात तो तुम्हें भी करनी है, तभी तो ये जानने के बाद भी कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ चुपचाप बिना किसी सवाल जवाब के आ गई।
तभी रुद्राक्षी रुद्र से बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये जानती थी कि तुम मुझे बुला रहे हो? तभी रुद्र रुद्राक्षी की ओर देखते हुए बोला, जितनी भोली तुम अभी बनना चाह रही हो ना, उतनी भोली तुम हो नहीं रुद्राक्षी। रुद्राक्षी बोली, करेक्ट मिस्टर राठौर, क्योंकि जब मैं मासूम भोली थी तो किसी ने पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया था मेरा, इसलिए हालातों ने मुझे मजबूर कर दिया है ऐसा बनने पर। तभी रुद्र बोला, हाँ दिख रहा है। रुद्राक्षी बोली, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है कि आपको दिखने लगा है। मुझे लगा आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि 7 महीने पहले की थी आपने। तभी रुद्र बोला, कब तक रुद्राक्षी मुझे उन पुरानी बातों का ताना मारोगे तुम? तभी रुद्राक्षी बोली, पूरी जिंदगी मारूंगी। वैसे मानना तो नहीं चाहती, इनफैक्ट मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बस तुमसे एक आखिरी बार जरूर बात करनी थी मुझे। रुद्र बोला, तो करो अपनी जरूरी बात। तभी रुद्राक्षी बोली, पहले तुम बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि बिना किसी कारण के तुम कुछ नहीं करते हो। मुझे बुलाने के पीछे जरूर कोई स्वार्थ होगा तुम्हारा। बताओ क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? रुद्र बोला, बस जानना चाहता था कि तुम्हारे और मिस्टर रंधावा के बीच में क्या बातचीत हुई है। रुद्राक्षी बोली, वो बातचीत बताने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ और ना ही मैं ज़रूरी समझती हूँ। रुद्र बोला, ज़रूरी तो है, तुम मानो या ना मानो, तुम अभी भी मिसेस रुद्राक्षी रुद्र सिंह राठौर हो। रुद्राक्षी बोली, यही तो मसला है, तो एक काम करते हैं, इस नाम से एक दूसरे को आज़ादी दे देते हैं। ना रहेगा ये रिश्ता, ना रहेगा ये नाम, कैसा है? रुद्र बोला, कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्राक्षी बोली, कहने का मतलब बहुत जल्द तुम्हें समझ में आएगा। इतना कहकर रुद्राक्षी वहां से जाने को हुई तो रुद्र ने रुद्राक्षी का हाथ पकड़ा। रुद्राक्षी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसे अपनी तरफ खींचकर दीवार से सटा दिया। रुद्र का एक हाथ रुद्राक्षी की कमर में था और दूसरे हाथ से उसने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। वो जानता था कि रुद्राक्षी का अगला मूव क्या होगा, इसलिए वो रुद्राक्षी को कोई मूव करने देना ही नहीं चाहता था। रुद्राक्षी और रुद्र एक दूसरे के काफी करीब थे। ये देख रुद्राक्षी गुस्से से बोली। रुद्राक्षी बोली, ये क्या कर रहे हो मिस्टर रुद्र सिंह राठौर, छोड़ो मुझे। रुद्र बोला, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तुम्हारा हाथ, बस ये जान लो कि मुझे बर्दाश्त नहीं कोई मेरी चीज़ पर नज़र डाले। रुद्राक्षी बोली, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। रुद्र बोला, यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, असलियत में तो तुम आज भी मेरी हो। रुद्राक्षी बोली, किसने कह दिया तुमसे ऐसा? ये रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए ही था और जल्द ही ये रिश्ता भी नहीं रहेगा। रुद्र बोला, ये रिश्ता आज भी है और हमेशा रहेगा, तुम आज भी मेरी हो। हाँ, गले में मंगलसूत्र नहीं है, लेकिन ये जो डिज़ाइनर वॉच में काले मोती जड़ाए हुए हैं, क्यों हैं? मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि ये ब्रेसलेट और ये वॉच कौन पहनती है। रुद्राक्षी बोली, ये तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी, ये वॉच मुझे किसी ने गिफ्ट की है इसलिए पहनी है, बाकी जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे जुड़ी सारी निशानियां मैं उसी दिन छोड़ चुकी थी जिस दिन मुझे तुम्हारी असलियत पता चली थी। रुद्राक्षी ने रुद्र के साथ कोई भी रिश्ता मानने से इनकार कर दिया। जब रुद्र ने ब्रेसलेट के बारे में बात की तो रुद्राक्षी ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि ये उसे किसी ने गिफ्ट दिया है। ये सुन रुद्र उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से और उसके बेहद करीब आकर बोला। रुद्र बोला, स्वीट हार्ट, कब तक झूठ बोलोगी और क्यों बोल रही हो? तुम आज भी इस रिश्ते को मानती हो, तुम्हारे लिए रिश्ता मायने रखता है। भले ही तुम दुनिया को दिखाओ कि तुम्हें इस रिश्ते के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर असलियत तो ये है कि तुम इस रिश्ते की सारी निशानियां आज भी अपने साथ लेकर चल रही हो, जैसे मैं चल रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, ये सच नहीं है, इसके अलावा तुम्हें जो समझना है तुम समझो। रुद्र बोला, यही सच है और जो तुम बोल रही हो वो तो कुछ और ही हकीकत को बयां कर रहा है। रुद्राक्षी बोली, हकीकत भी यही है कि ये वॉच मुझे किसी ने गिफ्ट की है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है भाड़ में जाओ, समझे तुम? रुद्र बोला, डार्लिंग, शायद तुम भूल रही हो, मैं रुद्र सिंह राठौर हूँ और जिस कंपनी की तुमने वॉच पहनी हुई है या जिस वॉच को तुम गिफ्टेड बोल रही हो, वो वॉच मेरी दूसरी कंपनियों की लिमिटेड एडिशन की वॉच है, जिसे स्पेशली मैरिड बिजनेस वुमेन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो इसे फॉर्मल ड्रेस के साथ भी कैरी कर सकें। और इसका एक प्लस पॉइंट बताऊं? रुद्राक्षी बोली, मुझे नहीं जानना, तुम अपना ये प्लस और नेगेटिव पॉइंट अपने पास रखो, मुझे छोड़ो और यहाँ से जाने दो। रुद्र बोला, मेरी बात पूरी नहीं हुई है अभी, पहले पूरी बात सुन लो। तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि ये वॉच सिर्फ मैरिड वुमेन पहनती है, क्योंकि इसमें अलग से ब्रेसलेट डिज़ाइन नहीं किया है, बल्कि इस वॉच को ही कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ब्रेसलेट की तरह मंगलसूत्र इस वॉच में फिट हो जाए। और जो तुम ये वॉच पहनी हुई है ना, ये वॉच देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि तुम एक शादीशुदा हो। और एक और बात बताऊं, दुनिया को दिखाने के लिए भले ही तुमने अपनी मांग में सिंदूर ना लगाया हो, पर तुम एक चीज़ भूल गई, तुम्हारी हाइट मुझसे छोटी है, तो मुझे तुम्हारे माथे पर बालों से छिपाया हुआ ये सिंदूर साफ दिख रहा है।
जैसे ही रुद्राक्षी ने यह सुना तो उसने रुद्र को धक्का देना चाहा। रुद्र थोड़ा सा पीछे को हुआ, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो वापस रुद्राक्षी को दीवार से सटाकर खुद उसके करीब हो गया। रुद्र को करीब होता देख रुद्राक्षी बोली, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। रुद्र बोला, चिल्ला लो, डरता हूँ क्या मैं किसी से? और वैसे भी तुम चिल्लाओगी तो सबको शक हो जाएगा इस बात का कि हम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। जैसे ही रुद्राक्षी ने ये सुना तो वो रुद्र को घूर कर देख रही थी। वहीं रुद्र के चेहरे पर मुस्कान थी। रुद्र बोला, आइंदा किसी और के करीब जाने से पहले ना 100 बार सोच लेना, क्योंकि मेरी नज़रें उस इंसान पर हमेशा रहती हैं जो इंसान मेरा सबसे ज़्यादा अजीज होता है, और तुम तो मेरी बीवी हो। दुश्मनी का ही रिश्ता सही, पर रिश्ता तो है, और ये रिश्ता इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों तक फिक्स हो चुका है, समझी? रुद्राक्षी ने मौका देखते ही रुद्र को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया तो रुद्र पीछे हो गया। रुद्राक्षी गुस्से से उसकी तरफ देखकर उंगलियों से पॉइंट आउट करती हुई उसे बोली। रुद्राक्षी बोली, मैं इस रिश्ते को जल्द ही खत्म करूंगी और तुम सामने से तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर्स करोगे। तभी रुद्र बोला, तलाक तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगा रुद्राक्षी सिंह राठौर, फिर चाहे तुम कितने ही उपाय क्यों ना कर लो, लेकिन जो तुम चाहती हो वो नहीं होगा। रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए बोली, देखते हैं, मेरे इंडिया आने का मकसद ही यही है, तुमसे तलाक लेना, इस झूठे दिखावे से भरे रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ादी पाना, और जो मैं पाकर रहूंगी। तभी रुद्र बोला, देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं। रुद्राक्षी बोली, देख लेना। रुद्र बोला, शर्त रही, तुम खुद आओगी मेरे पास इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए। रुद्राक्षी बोली, ये दिन कभी नहीं आएगा, तलाक के पेपर्स तुम्हारे घर जल्द ही पहुंच जाएंगे, साइन करके भिजवा देना, नहीं तो मुझे और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। रुद्र बोला, क्या तरीके आते हैं? कोर्ट में जाकर ज़बरदस्ती तलाक लोगी? रुद्राक्षी बोली, ज़रूरत पड़ी तो वो भी करूँगी, लेकिन तुम्हारे इस धोखे और फरेब से भरे रिश्ते से जल्द छुटकारा पालूंगी मैं। आई बात समझ में? इतना कहकर रुद्राक्षी वहाँ से जाने को हुई तो उसने दरवाज़ा खोला ही था कि तभी रुद्र ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुद्राक्षी भी थोड़ा हैरान थी और हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्र बोला, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ, तब क्या तब भी तुम्हारा यही जवाब होगा? जैसे ही रुद्राक्षी ने यह सुना तो उसने एक नज़र रुद्र की तरफ पलट कर देखा। रुद्र की आंखों में इस समय कोई नफरत, कोई गुस्सा नज़र नहीं आ रहा था। दिख रहा था तो सिर्फ पछतावा, जो शायद उसने रुद्राक्षी के साथ जो गलत किया उसका था। रुद्राक्षी ने यह सुन एक लंबी सांस ली और उसकी तरफ देख कर बोली। रुद्राक्षी बोली, हाँ तब भी, क्योंकि मैं झूठ की बुनियाद पर शुरू किए गए रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ। ना हमारा ये रिश्ता नॉर्मल है और ना ही हम दोनों के परिवार। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सुधरे। रुद्र बोला, तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकती क्या रुद्राक्षी? अद्वैत ने भी तो दिया था ना ईशा को एक मौका अपने रिश्ते को ठीक करने का। ये सुनकर रुद्राक्षी एक पल के लिए शॉक्ड हो चुकी थी, फिर काफ़ी हिम्मत बटोर कर रुद्र की तरफ देखते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंस होकर बोली। रुद्राक्षी बोली, भाई ने ईशा भाभी और अपने रिश्ते को एक मौका इसलिए दिया क्योंकि भाई प्यार करते हैं भाभी से, और मेरे भाई तुम्हारे जैसे गिरे हुए नहीं हैं कि जो तुम्हारा बदला तुम्हारी बहन से ले। देखो, उन दोनों के बीच सब ठीक है, तो भगवान के लिए कुछ भी गलत करने का मत सोचना। रुद्र बोला, और अगर मैं सोचूं तो जब हम दोनों के बीच सब खत्म हो रहा है तो जिस मकसद से तुम्हारे भाई ने मेरी बहन से शादी की है वो मकसद भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना? मकसद खत्म तो रिश्ता भी खत्म। अब अगर अद्वैत अपनी बहन को हमेशा के लिए रिश्ते से आज़ाद करना चाहता है तो मेरी बहन को भी उसे आज़ाद करना होगा। यही तो तय हुआ था हम दोनों के बीच में। जैसे ही रुद्राक्षी ने ये सुना वो रुद्र की तरफ आई और उसने एक जोरदार तमाचा उसे लगा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली। रुद्राक्षी बोली, आखिरकार आ ही गए ना तुम अपनी असलियत पर। बदला लेना ना तुम्हारी फितरत है जो कभी नहीं बदल सकती। पहले अपनी माँ के बदले के लिए मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जिस रिश्ते में मेरा दम घुटता है, और अब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी और के रिश्ते की धज्जियां उड़ा रहे हो। एक बात याद रखना मिस्टर रुद्र सिंह राठौर, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, पर जो तुम चाहते हो वैसा कुछ नहीं होगा। अद्वैत भाई और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और सिर्फ प्यार ही नहीं करते, वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो बेहतर होगा कि तुम ये सोचना बंद कर दो कि जिस मकसद के लिए तुमने शादी की है उसी मकसद के लिए मेरे भाई ने भी शादी की है। मेरे भाई ने अपने प्यार से शादी की थी और प्यार को बचाने के लिए शादी की थी,
उन्हें पता था अगर तुम्हें उनके बारे में पता चल जाएगा तो तुम भाभी की शादी कहीं और करा दोगे, इसलिए उन्होंने ये शादी की। और अब वो दोनों अपनी फैमिली स्टार्ट कर चुके हैं, तो बेहतर होगा कि तुम उनकी खुशियों से और उनके इस रिश्ते से दूर रहो, बेहद दूर। समझ में आई बात? ना कहकर रुद्राक्षी ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र दांत पीसते हुए बोला। रुद्र बोला, गलत। अगर तुम मेरी नहीं तो मेरी बहन भी तुम्हारे भाई की नहीं। याद रखना, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे पास काफ़ी कुछ है खोने के लिए। और जब तुम मुझे जान ही चुकी हो तो समझ लो कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। इतना कहकर रुद्र रुद्राक्षी के थोड़ा और करीब आया तो रुद्राक्षी की तरफ देखते हुए वह फिर बोला। रुद्र बोला, तुम्हारे सिवा मेरे पास सचमुच खोने के लिए कुछ नहीं है, और अगर तुम्हें हमेशा के लिए खोना ही है तो क्यों ना सबकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के बाद खोऊं। रुद्राक्षी बोली, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मुझे अंदाज़ा नहीं था रुद्र। रुद्र बोला, अंदाज़ा तो तुम्हें इस बात का भी नहीं होगा कि अगर मैं बदला लेने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुद्राक्षी बोली, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। रुद्र बोला, तो किससे प्यार करती हो बताओ? उस शोभित से जो तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला गया था, उससे प्यार करती हो? वो जिसने तुम पर कभी विश्वास ही नहीं किया, उससे प्यार करती हो? ऐसा होता है क्या प्यार कि सामने वाले से जिससे तुम प्यार का दावा करते हो उसकी मोहब्बत का सबूत मांगना पड़ रहा है तुम्हें? रुद्राक्षी बोली, प्यार चाहे कैसा भी होता हो, पर एक बात तुम गांठ बांध लो, ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना किसी और से, शोभित से तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मैं इस रिश्ते को एक मौका दूंगी। डाइवोर्स पेपर्स जल्दी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, सिग्नेचर्स करके भिजवा देना। रुद्र बोला, तो तुम भी मेरा जवाब सुनती जाओ, मैं किसी पेपर्स पे कोई सिग्नेचर्स नहीं करूँगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी, फिर चाहे तुम कितने ही उपाय क्यों ना कर लो मुझसे दूर जाने के, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहकर रुद्र ने गुस्से से रुद्राक्षी की तरफ देखा तो वहीं रुद्राक्षी गुस्से से दरवाजे को बंद करते हुए वहां से चली गई। वहीं रुद्र रुद्राक्षी को यूं गुस्से में जाता हुआ देख रहा था और यही सोच रहा था कि वो रुद्राक्षी को कैसे मनाए। किसी भी हाल में वो अपने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था, लेकिन रुद्राक्षी अब हर हाल में इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी। किसकी होगी इन दोनों में से जीत और किसकी होगी हार, ये तो सिर्फ समय के गर्भ में छिपा है, जिसका इंतज़ार हम सभी को है। रुद्र से बात करके रुद्राक्षी घर पहुंची तो घर पहुंचते ही उसने देखा अद्वैत उसी का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही रुद्राक्षी हॉल में पहुंची तो उसने देखा अद्वैत हॉल के पास बैठा हुआ है। रुद्राक्षी अद्वैत के पास आई और बोली, भाई आप अभी तक जगे हैं? मैंने कहा था ना कि मेरा इंतज़ार मत करिएगा, भाभी आपका वेट कर रही होगी, आपको उनके पास होना चाहिए इस समय। अद्वैत बोला, हाँ बस मैं तेरे आने का इंतज़ार कर रहा था। वैसे किससे मिलने गई थी? रुद्राक्षी अद्वैत की तरफ देख कर बोली, बस कोई जानने वाला मिल गया था। तभी रुद्राक्षी की बात सुन अद्वैत बोला, जानने वाला मिल गया था या फिर वो इंसान मिल गया था जिसे कभी जानना नहीं चाहती? रुद्राक्षी नज़रें चुराते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अद्वैत बोला, रुद्राक्षी मुझे पता है तू किससे मिलने गई थी, जानती है इस बारे में, मैंने तुझे क्यों नहीं रोका, ये जानते हुए भी कि तू जिससे मिलकर वापस आने वाली है वो कौन है? रुद्राक्षी बोली, भाई जब आप जान चुके हैं तो मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में दोबारा बात करनी चाहिए। अद्वैत बोला, बात तो होगी रुद्राक्षी, क्योंकि तू यहाँ आ चुकी है। देख भले ही हम दोनों के बीच में उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं है, पर मैं फिर भी तुझसे 10 मिनट बड़ा हूँ और तुझे बहुत प्यार भी करता हूँ क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए बड़े भाई होने के नाते एक बात कह रहा हूँ। रुद्राक्षी बोली, क्या भाई, कहिए, मैं सुन रही हूँ। अद्वैत बोला, या तो इस रिश्ते को निभा या फिर इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। जैसे ही रुद्राक्षी ने अद्वैत के मुंह से ये सुना तो वह हैरानी से अद्वैत को देखने लगी और बोली। रुद्राक्षी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? अद्वैत बोला, सही कह रहा हूँ मैं। इन 7 महीनों में मुझे काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ है। पहली कि इस गलती में और इस दुश्मनी में ईशा को इन्वॉल्व करना गलत है। दूसरी, जैसे ईशा को इन्वॉल्व करना गलत था वैसे ही तुझे भी इन्वॉल्व करना गलत है। तो अगर तू इस रिश्ते में रहना चाहती है तो मुझे तुझे नहीं रोकूंगा, पर इस तरीके से रहना है तो मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ अभी ख़त्म कर दिया जाए। रुद्राक्षी बोली, मैंने तय कर लिया है भाई कि मुझे क्या करना है। अद्वैत बोला, क्या करना है, क्या सोचा है तूने, बता मुझे। रुद्राक्षी बोली, मुझे सब खत्म करना है, मैं अब इस झूठे रिश्ते को और नहीं निभा सकती। अगर आपका और भाभी का इस रिश्ते के साथ ये रिश्ता ना जुड़ा होता तो मैं इस शादी को अगले दिन ही सरेआम इस रिश्ते को मानने से इनकार कर देती, पर अब हालात कुछ अलग हैं। आप और भाभी एक साथ हैं और खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए, लेकिन अपने लिए खुश नहीं हूँ। मैं रुद्र से तलाक चाहती हूँ। जैसे ही अद्वैत ने यह सुना तो वो रुद्राक्षी के हाथों को पकड़ कर खड़ा था। उसके हाथों की पकड़ हल्की सी ढीली हो गई।
वह मुस्कुराते हुए उसके साथ बोला। अद्वैत बोला, तेरा ये आखिरी फैसला है? क्योंकि तलाक के बाद एक और बार अगर रिश्ता टूट जाए तो फिर जुड़ने में गांठ लग जाती है। तभी रुद्राक्षी बोली, और अगर रिश्ता फरेब की बुनियाद पर जोड़ा जाए तो उस पर पहले से ही गांठें लगी हुई होती हैं और डोर उलझी हुई भी होती है, जिसे ना सुलझाना भी ठीक होगा। इसलिए इस रिश्ते को तोड़ना ही बेहतर है और मैं यही चाहती हूँ। ये सुन अद्वैत रुद्राक्षी की ओर देख कर बोला, ठीक है, अगर तेरा यही फैसला है तो मैं तलाक के पेपर्स बनवाने के लिए कह देता हूँ रिद्धि से। रुद्राक्षी बोली, पेपर्स मैं बनवा चुकी हूँ भाई। अद्वैत बोला, मतलब लंदन से सोच कर आई थी कि यहाँ आते ही तलाक ले लेगी? जैसे ही अद्वैत ने ये कहा और ये सुन रुद्राक्षी ने हाँ में सर हिलाया तो अद्वैत उसकी तरफ देखकर फिर से उससे बोला। अद्वैत रुद्राक्षी से बोला, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे, मैं हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा हूँ, टेंशन मत ले। ये सुन रुद्राक्षी मुस्कुराई और फिर बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अद्वैत उसे चुपचाप जाता हुआ देख रहा था, लेकिन वो समझता था कि उसकी बहन उसके सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती है, इसलिए अब अपने अंदर समेटे हुए दुख को वह घुट घुट कर जी रही है। ये देख उसे बुरा लग रहा था। जब रुद्राक्षी कमरे में चली गई तो अद्वैत भी बिना किसी सीरियस भाव के चुपचाप कमरे में आ चुका था। अद्वैत जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा ईशा उसी के इंतजार में है। ईशा ने अद्वैत और रुद्राक्षी की बातें सुन ली थी। अद्वैत समझ चुका था कि ईशा ने शायद सब कुछ सुन लिया है। अद्वैत जानता था कि बिना उसके ऊपर कमरे में आए ईशा को नींद तो नहीं आने वाली है, इसलिए उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए अद्वैत ने शुरुआत करी। वहीं अब अद्वैत जो बोलने वाला था उससे ईशा को बुरा तो लगने वाला था, पर क्या वो रुद्राक्षी की मन की स्थिति को समझकर अद्वैत की बात सुनेगी और समझेगी, ये तो समय जानता है। अद्वैत जानता था कि ईशा को ये बात बतानी पड़ेगी कि रुद्राक्षी अपने रिश्ते से अलग होना चाहती है, इसलिए वो उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ता हुआ बोला। अद्वैत बोला, तुम अभी तक जग रही हो? ईशा बोली, हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज की पार्टी काफ़ी अच्छी रही। अद्वैत बोला, हाँ, पार्टी तो बहुत अच्छी रही, काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं हमारी कंपनी को। ईशा बोली, और भाभी क्या चाहती हैं? अद्वैत बोला, वही जिसके बारे में हम दोनों कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। ये सुनकर ईशा ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोली। ईशा बोली, मतलब भाभी सब खत्म करने के लिए ही यहाँ आई हुई हैं, जैसा कि मुझे लगा था। अद्वैत ने यह सुनकर हाँ में सर हिलाया और फिर ईशा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उससे बोला। अद्वैत बोला, जानता हूँ ईशा, तुम्हें ये सुनकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई है, तुम नहीं चाहती कि रुद्र और रुद्राक्षी का रिश्ता टूटे। ईशा बोली, नहीं, ऐसा किसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी? मैं चाहती हूँ वो रिश्ता टूट जाए जिस रिश्ते में ना प्यार है ना भरोसा। और वैसे भी रुद्राक्षी भाभी ने काफ़ी देर से फैसला लिया है, मैं होती तो कब का फैसला ले चुकी होती। अद्वैत बोला, वाह, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और अब भी मुझसे छुटकारा पाना चाह रही हो। ईशा बोली, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, जिस रिश्ते में ना प्यार है ना भरोसा उस रिश्ते को छोड़ना ही बेहतर होता है। मैं जानती थी कि तुमसे शादी करने के बाद शायद कुछ टाइम तक हम दोनों के बीच में अनबन बनी रहेगी, लेकिन हमारे बीच का प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। अद्वैत बोला, अच्छा, तो तुम ये सोच रही थी और मैं सोच रहा था कि तुम्हें परेशान करूँगा। सचमुच बहुत चतुर चालाक हो तुम ईशा। ईशा बोली, जैसा पति वैसी पत्नी, शातिर के साथ शातिर होना पड़ता है। अद्वैत बोला, मेरे बेबी को चंट चालू मत बना देना, और तुम ना ये नोबल्स कम पढ़ा करो ज़रा। ये सुन ईशा मुस्कुराते हुए बोली, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि रुद्राक्षी भाभी ने क्या स्टेप लेने का फैसला किया है। अद्वैत बोला, तलाक के पेपर्स बना कर आई है रुद्राक्षी। ये सुन ईशा ने एक नज़र अद्वैत पर डालनी चाहिए और बोली, क्या सचमुच? चलो ठीक है, भाभी जिस चीज़ में कंफर्टेबल है हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, और वैसे भी मुझे लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म होना ही ठीक है, दोनों परिवारों के लिए भी और भाई भाभी के लिए भी। तभी अद्वैत बोला, अब तो उससे भाभी बोलना बंद कर दो। ईशा मुस्कुराते हुए बोली, अभी तलाक हुआ नहीं है, वो अभी भी मेरी भाभी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। अद्वैत बोला, ठीक है, अब कुछ दिनों के लिए रहेगी वो तुम्हारी भाभी, तब तक जब तक मेरी बहन को इस रिश्ते से छुटकारा नहीं मिल जाए, तो चाहे इसके लिए मुझे अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इस रिश्ते से आज़ादी तो मैं उसे दिलवा कर रहूँगा। ईशा बोली, मेरे लिए तो सरदर्द तब भी है। अद्वैत बोला, कैसा सरदर्द? ईशा बोली, एक बार फिर भाई और तुम दोनों आमने सामने आने वाले हो। अद्वैत बोला, कभी कभी अपनों के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ता है। ईशा बोली, तो तुमने माना कि भाई तुम्हारे अपने हैं? अद्वैत बोला, वो इंसान मेरा कभी अपना नहीं हो सकता, मेरा रिश्ता उस इंसान से सिर्फ तुम्हारी वजह से जुड़ा है जिसे मैं चाह कर भी नहीं भूल सकता। ईशा बोली, ठीक है, मैं समझ गई,
काफ़ी देर ऐसे ही आपस में बातचीत करके वो दोनों सोने के लिए बिस्तर पर जा चुके थे। वहीं कमरे में रुद्राक्षी अपने हाथों में डाइवोर्स पेपर्स देख रही थी। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके भाव काफ़ी अजीब हैं। रुद्राक्षी उन पेपर्स की तरफ देखकर खुद से बोली। रुद्राक्षी बोली, शादी का रिश्ता सचमुच बहुत पवित्र रिश्ता है, जन्मों जन्मों का रिश्ता, लेकिन तुमने इस पवित्र रिश्ते को मजाक बनाकर रख दिया रुद्र सिंह राठौर, जिसकी सज़ा मैंने भुगती है इन 7 महीनों में। मैंने काफ़ी कुछ सफ़र कर लिया, पर अब नहीं। अब इस रिश्ते से मुझे किसी भी हालत में निकलना है, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। रुद्राक्षी को आज नींद तो नहीं आने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ राठौर मेंशन में रुद्र अब तक जगा हुआ था। जब से उसने ये सुना था कि रुद्राक्षी उसे तलाक देने का मन बना चुकी है, उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कहीं सचमुच अगर रुद्राक्षी ने उसे तलाक दे दिया तो क्या होगा। उसे यही लग रहा था कि शायद रुद्राक्षी मजाक कर रही है उससे, वो उसे मना ही लेगा सब ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो ये सोचता, वैसे वैसे उसके दिल में एक और डर बैठने लगता कि कहीं रुद्राक्षी सचमुच सीरियस तो नहीं, और उसका ये डर जल्द ही सच होने वाला था। क्या होगा रुद्र का रिएक्शन तलाक के पेपर्स देखकर? अभी तक तो उसे यही लग रहा है कि रुद्राक्षी बस नाराज है, पर क्या होगा जब उसे पता चलेगा वो सच मुझसे अलग होना चाहती है? तब रुद्र कैसे अपने और उसके बीच सब ठीक करेगा? जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।